बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिस्ट राइटर के बारे में, मैरी वोllstonecraft। इसकी जो बायोग्राफ़ी है, मैं जब नेक्स्ट वीडियो में इसका राइटिंग स्टाइल डिस्कस करूँगी तब इसकी बायोग्राफ़ी भी उसी के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ फर्स्ट और सिक्स चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ए वुमन। ठीक है कि एक्चुअली इस चैप्टर में वो एज अ फेमिनिस्ट क्या कहती है, फेमिनिज़म पे वो किस तरह बात करती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट जो इसका चैप्टर है, द राइट्स एंड इन्वॉल्व्ड ड्यूटी ऑफ मैनकाइंड कंसीडर्ड। इस चैप्टर में फेमिनिज़म के बारे में बात नहीं होती, इसमें 3 मेन पॉइंट्स को डिस्कस करती है। वो मेन पॉइंट्स कौन से हैं? रीज़न, सेकंड वर्च्यू एंड द थर्ड वन इज़ नॉलेज। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे ह्यूमंस को राइट्स मिलने चाहिए और इसी के बेस पे उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, इस पे वो ये बात करती है। सबसे पहले वो आर्गूमेंट्स करती है कि वी नीड टू बिगिन एट द वेरी बिगनिंग एट लुक एट आर मोस्ट बेसिक अजम्पशंस। सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ पे बात करते हो तो आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत लाजमी पॉइंट है। ठीक है, आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक, यानी कि अगर हम मैरी वोllstone के बारे में बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, इसकी जो लाइफ है वो किस तरह गुजरी। ठीक है, तो उसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, उसकी बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। खुद ही हमें समझ आ जाएगा कि इसने इस बारे में बात की है। इसी तरह कहती है कि कभी किसी चीज़ को अगर आपने पढ़ना हो, जानना हो, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। हर फर्स्ट assumption इज़ दैट द पावर ऑफ रीज़न। इसने कुछ assumptions के बारे में बात की हैं। ठीक है, सबसे पहले assumption इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रीज़न है। किस तरह कि हर इंसान जो अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है उसके पीछे एक रीज़न होता है जिसको जानना हर इंसान का राइट होता है। हर इंसान के पास सॉलिड रीज़न होता है। अगर मेल डोमिनेंट है तो उसके पीछे भी एक रीज़न होना चाहिए। अगर फीमेल्स को इक्वालिटी नहीं मिल रही उसके पीछे भी आप हमें रीज़न दें कि वाई वीमेन आर नॉट इक्वल देन मैन, वीमेन आर inferior देन मैन, मेल इज़ सुपीरियर देन वीमेन। तो इस हर चीज़ के पीछे आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले असम्पशन देती है कि रीज़न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपकी लाइफ में आपके राइट्स और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में आपकी हेल्प आउट करता है, जिसमें मैन को, एक ह्यूमन काइंड को नेचुरल वर्ल्ड में एक प्लेस मिलती है, एक स्पेस मिलती है। किसकी बेस पे? रीज़न की बेस पे, शाउर की बेस पे। ठीक है, सेकेंड इसकी असम्पशन है वर्च्यू और मोरालिटी, गुडनेस। कहती है वो कौन सी चीज़ है, सबसे पहले वो पूछती है कौन सी चीज़ है जिसने इंसानों को एनिमल से अलग करके रखा है, वो है शाउर। अगर इंसान बाकी क्रिएशंस को, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी, बाकी जो क्रिएशंस हैं यानी कि मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको अगर सब ह्यूमंस की या वाइट मैन जो हैं ये ब्लैक ह्यूमंस को सब ह्यूमंस या एनिमल्स की कैटेगरी में रखेंगे तो ये रीज़नेबल बात तो नहीं है ना, उनमें शाउर तो है ही नहीं। तो शाउर ही तो वो चीज़ है जो एनिमल्स में और ह्यूमंस में डिफरेंस करती है। लेकिन अगर इंसान ही इंसानों को जानवर समझने लग जाएं तो ये कहती है कि ये रीज़नेबल बात नहीं है। तो वहाँ पे रीज़न, शाउर पूरा नहीं उतरता, अपनी रिक्वायरमेंट्स जो इंसानियत की है वो फुलफ़िल नहीं करता। सेकंड थिंग ये कहती है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से बेहतर बनाती है, वो है उसकी वर्च्यू, वो है उसकी मोरालिटी, वो है उसकी गुडनेस, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से बेहतरीन बनाती है। थर्ड असम्पशन, फाइनल असम्पशन है कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी बेस पे हमें हर इंसान को अल्लाह ने दी है, गॉड ने हर इंसान को वो चीज़ दी है।
कौन सी चीज़ है जिसकी बेस पे हम अपने आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, हम अपने रीजंस रख सकते हैं, हम अपनी वर्च्यू को यूज़ कर सकते हैं, वो है नॉलेज। हर इंसान को ऐसा पैशन अल्लाह ने दिया है, ऐसा माइंड अल्लाह ने दिया है जिसकी बेस पे वो इंसान की वर्च्यू जज कर सके, जिसकी बेस पे वो रीज़न्स को जान सके कि हाँ इसका रीज़नेबल है। और कुछ रीज़न्स जो हैं जो इंसान बता रहे हैं कि औरत कमतर है, मेल जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी वो सुपीरियर है, तो हर इंसान को इक्वालिटी देना हक है। तो ये रीज़नेबल बात है। तो रीज़नेबल बात हमें किसने बताई? हमारी नॉलेज ने। नेकी और बदी में फ़र्क हमें किसने बताया? हमारी नॉलेज ने। तो ये 3 मेन पॉइंट्स है जिसको वो डिस्कस करती है। अच्छा, वो ये भी बताती है कि ये तीनों चीज़ें, ये तीनों अजम्पशंस उसकी कहाँ पे काम आती हैं। सबसे पहले वो रीज़न के बारे में बताती है कि रीज़न जो है ये ह्यूमन के पास इसलिए आया था ताकि वो अपने तासुब को, प्रिजुडाइज को कम कर सके, ओवरकम कर सके। लेकिन इस दुनिया ने, इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने क्या किया? अनफॉर्चुनेटली प्रिजुडाइज ने ओवरकम कर लिया रीज़न को। रीज़न की कोई वैल्यू ही नहीं रही। वो कहते हैं हम पावर में हैं, हम डोमिनेंट हैं, तो इसलिए रीज़न उन्होंने जिस तरह चलाया, अपनी हुकूमत चलानी चाहिए, अपना रूलिंग पावर उन्होंने दिखाना चाहा, उसी तरह उन्होंने रीज़न को जस्टिफाई कर दिया। यानी कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेल जो है वो डोमिनेंट है, फीमेल जो है वो इन्फीरियर है, तो उन्होंने अपने प्रिजुडाइज के साथ उसको रीज़न को, अपने उस रीज़न को कि किस बेस पे हम सुपीरियर हैं, इस वजह से हम इक्वालिटी नहीं दे सकते, इस वजह से हम फीमेल्स को इन्फीरियर समझते हैं, उनको वो बेवकूफ़ हैं, उनको अक्ल नहीं है, वो सिर्फ पेट की तरह यूज़ हो रहे हैं। एज़ वेल एज़ एजुकेशन, जैसे कि रूसो कहता है कि वीमेन हैव नो नीड ऑफ रैशनल एजुकेशन। जो रैशनल एजुकेशन है वो सिर्फ मर्दों के लिए बनी है, फीमेल्स के लिए नहीं बनी। तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है कि किसने उनको हक दिया है। हालांकि जो हमारा नॉलेज है, हमें रीजंस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि हर इंसान की स्पेस क्या है, हर इंसान की प्लेस क्या है। लेकिन अब जो पावर में है उन्होंने अपने हिसाब से रीज़न को मोल्ड कर लिया है, जिस तरफ चाहा उस तरफ उसको टर्न कर लिया। तो उन्होंने कहा है कि अनफॉर्चुनेटली रीज़न इसलिए आया था कि प्रेजुडाइज को ओवरकम कर सके, लेकिन जो मेल डोमिनेंट या पैट्रियार्कल सोसाइटी, उन्होंने क्या किया? रीज़न को ही ओवरकम कर लिया अपनी प्रेजुडाइज से। उन्होंने अपनी प्रेजुडाइज को जस्टिफाई किया, रीज़न को ओवरकम कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कहती है कि रीज़न जो है, ये हम पॉइंट पढ़ चुके हैं, यूरोप स्पेशली बैड व्हेन इट कम्स टू प्रेजुडाइज। यूरोप को कहा जाता है कि बड़ा सुपीरियर किस्म का ये मुल्क है, डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे हर चीज़ बड़ी वेल सेटल्ड है, यहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं, यहाँ पे इकोनॉमिकल लेवल, एजुकेशनल लेवल, हर यानी कि पॉलिटिकल लेवल, हर तरह के लेवल पे डेवलपमेंट आई हुई है। लेकिन वो कहती है कि अगर जो यूरोप प्रेजुडाइज पे आए ना, रीजनेबल कंट्री है, वो शाऊर पाया जाता है वहाँ पे। वो कहते हैं हम सुपीरियर हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, हमारे पास जो हमारी जो हिस्ट्री है वो बड़ी सुपीरियर है, बाकी सब इन्फीरियर हैं, वो सिविलाइज्ड नहीं हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके वो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो फेमिनिज़म है बाकी सोसाइटी। लेकिन अगर वो कहती है कि अगर वो प्रेजुडाइज पे आए ना, कि मेल को डोमिनेंट रखे, फीमेल्स को ना रखे, या पैट्रियार्कल सोसाइटी को जस्टिफाई करने पे आए, प्रेजुडाइज को जस्टिफाई करने पे आए, रीज़न को दबा दे, तो यूरोप से बुरा बैड कंट्री कोई नहीं है। फिर वो कहती है कि वो सोसाइटी की तरफ देखती है, अपने टाइम की सोसाइटी की तरफ, वुड शो यू अ इरेशनल एंड अनफेयर वर्ल्ड। वहाँ कहा जाता है कि हालांकि डेवलप्ड कंट्री हैं, फिर भी वहाँ पे जस्टिस नहीं है, इरेशनल वर्ल्ड और अनफेयर वर्ल्ड वो उसको कहती है। फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे कुछ लोग जैसे कि मोनार्कीज़, रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले, और चर्च और क्वीन, किंग्स, इस तरह के लोग, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है
वो इख्तियार में है, वही अपना रूल करता है, वही रूलिंग क्लास है जो कि शुरू से ही उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के परदादा सारे क्या करते आए हैं, रूल करते आए हैं और उन्हीं की पावर है। तो वो कहती है कि सिर्फ रिच और वही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रिच है और पावरफुल है क्योंकि वो राइट फैमिलीज़ में पैदा हो गए हैं, और बाकी लोगों को कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है कि जो वो रीज़न दे दें उसको डिनाई कर सकें या उसको रिजेक्ट कर सकें। जो उन्होंने रीज़न दे दिया है अपनी प्रेजुडाइज के अकॉर्डिंग वही रीज़नेबल है। और ये कहती है, उसको क्रिटिसाइज़ करती है कि ये टोटली अनफेयर है, अनफेयर जजमेंट है। सही है। फिर वो बात करती है कि अगर वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि जैसे कि हम अगर देखें अपना नून लीग या जो है पीपीआई, नून लीग या पीपीआई को देख लें, पीपीपी को देख लें, तो क्या होगा, हमें यही पता चलेगा कि वो स्टार्ट से उन दो फैमिलीज़ की ही हुकूमत आई है। ठीक है, नवाज शरीफ, जरदारी, भुट्टो, बेनज़ीर, ठीक उन्हीं की हुकूमत आ रही है, चलती आ रही है, वही रूलिंग क्लास है और वो जो रीज़न देते हैं वही उसकी आवाम को मानना पड़ता है और उनके पास वो पावर है क्योंकि वो राइट फैमिलीज़ में आ गए हैं, क्योंकि वो रूलिंग फैमिलीज़ में आ गए हैं। इसी तरह वो इन्हीं तरह की रूलिंग क्लासेस को क्रिटिसाइज़ करती है। फिर वो जो है जीन जैक्वेस रूसो को बड़ा क्रिटिसाइज़ करती है। वो कहती है कि एज एन एग्जाम्पल ऑफ समवन हु बिकम फेड अप विद द इनजस्टिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड दैट ही टर्न्ड अवे फ्रॉम इट एंड लिव्ड इन सॉलिट्यूड। रोसो के कहता है कि अगर आप अपनी सोसाइटी से तंग आ गए हो तो आप क्या करो, आप यहाँ से स्पेस ले लो, आप एस्केप कर जाओ, आप अलग रहने लग जाओ। लेकिन ये कहती है कि ये कोई हल नहीं है, आपको वहाँ पे रहना है, आपको चाहिए कि उसका हल ढूंढें, सोसाइटी में रह के उसको रिफॉर्म करें। तो यहाँ पे रिफॉर्मेशन की बात करती है। नेक्स्ट वो कहती है कि वोल्स्टोनक्रॉफ्ट डिसएग्री है रोसो के बिलीफ से। वो कहते हैं कि ह्यूमन शुड रिटर्न टू नेचुरल स्टेट वही एंड स्टार्ट एक्टिंग मोर लाइक एनिमल्स अगेन। वो प्रीमिटिव जो स्टेज ऑफ लाइफ थी, यानी कि जब इंसान जंगलों में रहते थे, वहाँ पे केव्स में रहते थे, तो कहता है उसको ये प्रेफर करता है जंगली लाइफ को। तो कहते हैं अगर आप यहाँ से थक गए हो तो इंसान को चाहिए नेचर की तरफ जाए और एनिमल्स की तरह लाइफ गुजारे जैसे जंगल में पहले लोग गुजारते थे। तो ये सिविलाइजेशन के अगेंस्ट था, लेकिन ये क्रिटिसाइज़ करती कि ये सिविलाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि इंसान रीज़नेबल ज़िंदगी गुजारता है और यहाँ पे रीज़न होता है, वहाँ पे सिविलाइजेशन आनी चाहिए। जहाँ पे नॉलेज है वहाँ पे सिविलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे वर्चूज़ हैं, जहाँ पे गुडनेस और बैडनेस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे सिविलाइजेशन होनी चाहिए। कहती है कि गॉड ने ह्यूमैनिटी को एक रीज़न दिया है ताकि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। दैट्स वाई वो कहती है कि क्रिटिसाइज़ करती है रोसो को कि उसके बिलीफ टोटली जो है वो गलत है, कि वो किस तरह कहता है कि वो नेचर के करीब हो जाए, वो अलग हो जाए सोसाइटी से। वो कहते हैं ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। फिर वोल्स्टोनक्रॉफ्ट डजंट जस्ट डिसएग्री विद ट्रेनी इन गवर्नमेंट के साथ वो डिसएग्री नहीं है, बट शी ऑल्सो डिसएग्री विद एनी पार्ट ऑफ लाइफ वेयर वन पर्सन डिमांड ब्लाइंड ओबीडियंस फ्रॉम अनदर। यानी कि यहाँ पे वो बात करती है बॉसी लाइफस्टाइल की, कि जो आपके बॉसेस होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं जो पावर में होते हैं। ठीक है, यहाँ पावर और डोमिनेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये कोलोनाइजेशन वाली सोसाइटी है, मॉडर्न टाइम पीरियड है। ठीक है, अच्छा, अब जब फीमेल्स को राइट नहीं मिल रहे थे, ओके, अब क्या है, वो कहती है कि उस क्रिटिसाइज़ करती है कि वो कहती है मैं डिसएग्री करती हूँ ऐसी सोसाइटी से जहाँ पे बॉसी सोसाइटी हो, जहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं या टीचर्स हैं जो पावर में हैं, उनकी हर बात जो राइट है या रॉन्ग है, उनके स्टूडेंट्स या उनके सर्वेंट्स आँख बंद करके ब्लाइंडली हर चीज़ को एक्सेप्ट करते रहे और सर हिलाते रहें। ठीक है, यस में सर हिलाते रहे। तो कहती है ये टोटली मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ क्योंकि हर किसी के पास रीज़न है, नॉलेज है, उसको अच्छाई और बुराई में फ़र्क पता है, फिर भी अगर वो उनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करे तो ये फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इसको नहीं करती। फिर
बात करती है फर्स्ट चैप्टर के लास्ट आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इसमें ये फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ह्यूज टेक्स्ट है, लेकिन जो उसके की पॉइंट्स हैं कि उसने किस किस चीज़ों पे बात की है, उसमें मेन आइडियाज़ क्या हैं, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है कहती है कि हर ह्यूमन को पावर, हर ह्यूमन के अंदर खुदा ने या गॉड ने पावर ऑफ क्वेश्चन रखी है। तो हर इंसान को क्वेश्चन करने चाहिए अपने राइट्स के लिए, अपने डिसीजन के लिए। इट इज़ नेवर ओके फॉर वन पर्सन टू टेल अनदर दैट जस्ट द वे इट इज़, सो डू व्हाट यू आर टोल्ड। जो आपको बताया जाए वही आप करें। ये आप अपने साथ अनफेयर जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको बताया जाए वो नहीं आपने करना, जो आपका माइंड कहता है, जो आपकी नॉलेज कहती है, जो आपके रीजंस कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो आपको बुरा लग रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, उस पर क्वेश्चंस करो, ये आपका राइट है। और हर इंसान में अल्लाह ने पावर ऑफ क्वेश्चन रखी हुई है। वोस्टनक्रॉफ्ट कहती है that is the early days of humanity, the biggest and strongest people tended to rule over the others। वही बात, जो monarchies, किंग्स होते हैं वही आप पे रूल करते हैं, बाकियों को हक ही नहीं जीने का, सिर्फ उनको उनकी ओबीडियंस करना, सिर्फ उनको ओबे करना, उनको फॉलो करना, एज अ ड्यूटी परफॉर्म करना उनके हर टास्क को, ये हर इंसान का हक है अकॉर्डिंग टू monarchies, किंग्स। लेकिन वो कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ करती है। बट नाउ वी हैव इवॉल्व इनटू एज ऑफ रीज़न। हम एज ऑफ रीज़न में जी रहे हैं जिसमें क्वेश्चन अराइज करना आपका राइट है, विच मीन्स डैट ब्रूट स्ट्रेंथ इज़ नो लॉन्गर अ वैलिड बेसिस ऑफ पावर। जो ब्रूटली आपको ट्रीट किया जाता है लाइक सब ह्यूमन्स और एनिमल्स, तो ये अब जो है अब लॉन्गर इसकी कोई वैलिड नहीं रही। अब क्वेश्चन करके आप अपना हक ले सकते हैं क्योंकि ये एज ऑफ रीज़न है। पीपल नीड टू गेट पीपल टू एग्री विद देम थ्रू रैशनल आर्गूमेंट्स। कहते हैं जिनके पास रैशनल आर्गूमेंट्स होते हैं उनकी बात से आप एग्री भी करें, ठीक है। अगर इरेशनल है तो आप अपने रैशनल आर्गूमेंट्स दें क्योंकि ये एज ऑफ रीज़न है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। अब हम 6th चैप्टर के बारे में बात करते हैं। द सेम सब्जेक्ट कॉन्टीन्यूड। इसमें सबसे ज़्यादा वो फोकस करती है फेमिनिज्म पे। वोस्टनक्रॉफ्ट चैप्टर ओपन करती है इस चीज़ से, बॉडीली स्ट्रेंथ से। वो कहती है कि जिस तरह मेल बॉडीली स्ट्रांग होता है, फीमेल्स को भी एज इट इज़ जो है बॉडीली स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी में जो एक औरत है वो वीकनेस को, वो थिकनेस को ब्यूटी ऑफ सिंबल समझती है, जबकि उसको यही नहीं पता कि एम्प्टी स्टमक के साथ वो किस तरह ब्यूटीफुल हो सकती है। वो इंटरनली खुद को वीक कर रही है। फिर वो कहती है कि हम जो इंसान है ना, जो एक मैन और फीमेल है, मेल और फीमेल है, वो अपने साथ, बल्कि फ़ीमेल को वो क्रिटिसाइज़ करती है कि अपने साथ वो अनफेयर जजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर डाइट की तरफ फोकस कर रही हैं, उनकी बॉडी इंटरनली वीक हो रही है और जो है वो एक्सटर्नली अपने आप को प्रिटी बनाने की या खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो वो टोटली इसको क्रिटिसाइज़ करती है। बट शी वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ एक्सरसाइज। वो कहती है कि जैसे कि मेल एक्सरसाइज करते हैं, फीमेल्स को सिर्फ एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ठीक है। नेचुरली जो इसकी फूड्स हैं, हेल्दियर फूड्स हैं, वो खाए, डाइट की तरफ ना फोकस करें, सिर्फ एक्सरसाइज को फोकस करें। फिर वो कहती है कि फैशनेबल वीमेन को बड़ा क्रिटिसाइज़ करती है। वो कहती है कि फैशनेबल वीमेन जो है वो फिज़िकली इतना ज़्यादा वीक होती हैं। फिर वो कहती हैं कि ये साइन है डेलिकेसी का, ये साइन है ब्यूटी का। But Wollstonecraft wants more women to have more access to exercise because she thinks that a body and the mind must be developed together. अगर आपके पास healthier body है, then आपके पास healthier mind होता है. That's why men consider as a superior, क्योंकि उनके पास बॉडीली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पास हेल्दी बॉडी होती है। That's why they have healthy minds.
नेक्स्ट टाइम वो कहती है कि मेल और फीमेल को नेचुरल के जो एडवांटेजेस हैं वो इकट्ठे उठाने चाहिए। फीमेल्स को अपनी डाइट पे फोकस नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए ताकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, वो दोनों ही जो जेंडर्स हैं वो इक्वली कॉन्फिडेंट होने चाहिए। फिर वो बात करती है जो फीमेल है वो फिज़िकली वीकर होती है मैन से। अगर वो फिज़िकली चलो अच्छा वो इस तरह फिज़िकली वीक है, वो डाइट कर रही है, आपने उसके अंदर कॉन्सेप्ट डाला हुआ है कि मेल्स को इस तरह की वीक या एम्प्टी स्टमक वाली फीमेल्स पसंद है, वीमेंस पसंद है, बट आप उसको नेचुरली भी वीक कर रहे हो, नेचर के साथ भी आप उसके साथ खेल रहे हो। आप उसको कह रहे हो कि फ़ीमेल्स को अकल नहीं होती, फ़ीमेल्स बड़ी शाय वाली होती हैं, उसकी बड़ी स्टूपिड होती हैं। ठीक है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स आप दे रहे हैं कि फ़ीमेल इन्फीरियर है देन मैन, तो ये भी आप गलत कर रहे हो। सोसाइटी को भी जज करती है, सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करती है कि एक तो वो खुद अपने आप को वीकर कर रही है, सेकेंडली आप उसके माइंड को, एक तो एक्सरसाइज डाइट की वजह से उसका माइंड वीक हो रहा है और दूसरा नेचर सोसाइटी की वजह से उसका माइंड वीक हो रहा है। तो कहते हैं नेचर जिस बात की इजाज़त ही नहीं देती, नेचर इस बात को प्रूफ ही नहीं करती कि मैन जो है वो सुपीरियर है देन वीमेन, तो आप किस तरह उसको कह सकते हो। इसकी बड़ी क्रिटिसाइज़ करती है। फिर रोसो के साथ वो कहती है कि रिडिकुलस आर्गूमेंट्स हैं उसके मेल्स के बारे में। वो कहता है कि वीमेंस नेचुरली जेंटल, ठीक है, वो बड़ी सॉफ्ट होती हैं और दे नेचुरली केयर अबाउट फैंसी ड्रेसेस। नेचुरल सी बात है, वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, वो बड़ी डेलिकेसी अब फील करती हैं और अपने ड्रेसेस को लेके बड़े कॉन्शियस होती हैं। बट अब एक लाइन ड्रा हो जाती है, वो कहती है इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमन टू यूज़ टॉयलेट पेपर, यानी यहाँ पे भी एग्जांपल दे रही है कि जो मेल यूज़ करता है ना वही फीमेल यूज़ करती है। अगर फीमेल इंडोर में रहते हुए काम कर सकता है तो कोरोना ने हमें बताया है कि मेल भी इंडोर में रहते हुए काम कर सकता है, उसके लिए बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह नेचुरली भी जो फीमेल और मेल हैं वो इक्वालिटी उनमें पाई जाती है। तो किस तरह सोसाइटी उसको जज कर सकती है, यहाँ पे भी वो रोसो को डिनाई करती है। फिर वो कहती है कि ये जो है वो ट्रुथ है कि कुछ वीमेंस जो हैं वो बड़ा प्राइड फील करती हैं एम्प्टी स्टमक के साथ, लेकिन वो कहती है कि उनकी लाइफ इस तरह होती है कि जिस तरह एक परिंदे के पिंजरे को ऊपर से सजा दिया जाए और परिंदा बड़ा अपने पिंजरे की डेकोरेशन देख के खुश होता रहता है, हालांकि उसको ये नहीं पता कि वो अंदर कैद हुआ है। ठीक है, ये इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। वो कहती है जस्ट अ मैन नीड टू ब्रेक, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम पे वो बड़ा बात करती है कि जिस तरह एक मेल है वो अपनी एजुकेशन के थ्रू अपना स्लेवरी बॉन्ड जो है ब्रेक कर सकता है, गुलामी से निजात हासिल कर सकता है, तो फीमेल भी कर सकती है। ठीक है, तो किसी भी मेल को, एक लोकल मेल को, एक आम कॉमन इंसान को, एक कॉमन मेल को, मैन को कोई भी राइट नहीं है को ऑप्रेस कर सके एक फीमेल को, राइट मोनार्की लाइक किंग, लाइक क्वींस, राइट रूलिंग क्लास, क्योंकि वो भी एक कॉमन मैन है और वो भी एक कॉमन वीमेन है। तो कोई भी एक दूसरे पे बर्तरी नहीं रखता जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ऑप्रेस नहीं कर सकता, मेल फीमेल को ऑप्रेस नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो बात करती है कि इन केस शी हैज़ सबल अप अंटिल नाउ, वो कहती है कि एज ऑफ रीज़न में जहाँ पे उसको आवाज़ उठानी चाहिए वो अब भी चुप है। वुllstonecraft कम्स आउट एंड से डैट इट इज़ टाइम टू इफेक्ट रेवोल्यूशन। यहाँ पे रेवोल्यूशनर की बात करती है कि अब तुम चुप क्यों हो, ये ही टाइम है जब तुम अपने आप को रिफॉर्म कर सकती हो, फीमेल्स के मैनर्स को रेवोल्यूट कर सकती हो। ये टाइम है कि तुम अपनी खोई हुई इज़्ज़त, जो लॉस्ट डिग्निटी है, उसको दोबारा हासिल कर सकती हो, उसको रिफॉर्म कर सकती हो एंड मेक देम एज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज़। ये ही वो टाइम है कि एक फ़ीमेल को ह्यूमन स्पीशीज़ में रखा जाए, फीमेल्स को सब ह्यूमन्स की कैटेगरी में या एनिमल्स की कैटेगरी में ना रखा जाए। उसको भी आज़ादी, उसको भी हक़ है कि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके और इस वर्ल्ड को रिफॉर्म कर सके। ओके, फिर उसके बाद वो बात करती है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। वो कहती है कि आप समझते हैं कि एजुकेशन डजंट मैटर फॉर अ फीमेल और वीमेन। कहती है अगर लेट्स सपोज कि अगर किसी विडो जो होती है, एक लड़की है, उसका हस्बैंड मर जाता है, उसके पास एक छोटा बच्चा है,
बट शी डजंट हैव एनी टाइप ऑफ डिग्री, और उसका हस्बैंड उसके लिए कोई इनकम भी नहीं छोड़ के गया, कोई सोर्स नहीं छोड़ के गया जिससे उसको इनकम आए, तो तब वो क्या करे? विदाउट अ गुड एजुकेशन क्या अपना घर चला सकती है? अगर उसको बाहर का पता ही नहीं होगा, अगर उसके पास तालीम किसी भी किस्म की नहीं होगी, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी? और यही उसका फॉल डाउन होता है एक फीमेल का, ठीक है, वो कम्प्लीटली डूम्ड हो जाती है। फिर उसका वही कि एक मेल को पकड़े, एक मेल ढूंढे जिसके साथ वो शादी कर सके, उस पर डिपेंड कर सके, और पता नहीं वो उसके साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा, एक विडो के साथ एक मेल किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा। तो इसलिए वो कहती है कि एजुकेशन हर फीमेल का हक है। फिर वुllstonecraft ऑल्सो वरी डैट वीमेन आर मोर लाइकली टू हेट ईच अदर। फीमेल्स जो हैं ये जेलसी का फैक्टर उनमें पाया जाता है। एक मेल के लिए जो कि खुद को सुपीरियर समझ रहा है और फीमेल को इन्फीरियर समझ रहा है, फीमेल आपस में ही लड़ पड़ती हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक औरत चाहती है कि मैं उस मर्द को, ठीक है, हासिल कर सकूं, और उसी मर्द को दूसरी औरत भी पसंद करती है, तो दोनों आपस में जेलसी फील करने लग जाती हैं कि ये क्यों कर रही है, मैं ज़्यादा प्यारी लगूँ उसको, ये क्यों प्यारी लगी। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं ना जेलसी के, ये उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ करती है कि तुम लोग अपनी ही कैटेगरी के लोगों के साथ लड़ने लग जाते हो, ठीक है, जो आपका अपना जेंडर है आप उसी के नहीं बनते, आप अपने ऑपोजिट जेंडर जो कि आप कुछ भी नहीं समझता, आप किस तरह उसके लिए एक दूसरे के साथ लड़ सकते हो। फिर वुllstonecraft कहती है कि जो ट्रुथ होता है ना वो जेंडर नहीं रखता। ये यहाँ पे एक मेन पॉइंट कहती है कि ट्रुथ हर किसी को कहने का हक है, जानने का हक है। वो रीज़न ये नहीं देखता कि मेल है कि फ़ीमेल है, ट्रुथ ये नहीं देखता कि मेल है कि फ़ीमेल है, तो हर किसी को बोलने का हक है, हर किसी को जानने का हक है। फिर वो कहती है फेमिनिज़म को जो रूसो का कॉन्सेप्ट है कि वो सॉफ्ट होती हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होती, और यही चीज़ क्या है ह्यूमैनिटी को जो है लेट डाउन कर रही है, क्योंकि फ़ीमेल जैसे कि कहते हैं, उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल ने कि हाँ आप हमें पढ़ी लिखी माएँ दें, हम आपको पढ़ा लिखा मुआशरा देंगे। तो यही कह रही है कि ह्यूमैनिटी को, सोसाइटी को यही बात लेट डाउन कर रही है कि वो अनएजुकेटेड है, उनको आप शाइनेस का सिंबल समझ रहे हैं, सॉफ्टनेस का सिंबल समझ रहे हैं, डेलिकेसी का सिंबल समझ रहे हैं, आपको डिज़ायर या पेट या एनिमल लाइक क्रिएशन समझ रहे हैं। तो ये ही चीज़ें आपकी ह्यूमैनिटी को लेट डाउन करती हैं। फिर वुllstonecraft कहती है कि प्रॉपर्टी जो है वो दोनों को सेम मिलनी चाहिए। फॉर हर एक्सेसिव वेल्थ मेक अ पर्सन लेजी एंड इमोरल, बीइंग अ वीमैन सिमिलरली कन्फाइन अ पर्सन टू डू नथिंग एक्सेप्ट सिट एंड अराउंड लुक प्रिटी। फीमेल्स को ये काम भी करना चाहिए, फीमेल्स को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास पैसा है लेकिन काम नहीं है तो वो उसको लेज़ी बना देगा, उसको सिर्फ अपने आप पे पैसे खर्चने के सिवा, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के सिवा, प्रिटी बनाने के सिवा और कुछ नहीं, और घर में बैठने के सिवा कुछ नहीं, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, डिजीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो कहती है कि फ़ीमेल्स को अगर प्रॉपर्टी दें तो उसको ये भी बताएं कि यहाँ उसको किस तरह यूज़ करना है, उसके पास एक अपना काम होना चाहिए जिसकी वजह से वो मूवमेंट में रहे, वो सिट डाउन ही ना रहे, ठीक है, हमेशा बैठ ही ना रहे, अपने आप को संवारने में ना लगी रहे, उसको और भी बहुत काम होने चाहिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और आपके जो लाइक्स होते हैं, आपके जो सब्सक्राइब्स होते हैं, वो हमारे लिए एक लव का साइन होते हैं। सो प्लीज़ कीप इट अप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।